हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 16.3। बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप प्रोबेबिलिटी, और जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो सपोज कोई इवेंट है E, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट E। ये तो किसी इवेंट E के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई। और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E निकालें तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का सम जो होता है हमेशा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो वंस यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट, E कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे भी बोलते हैं। तो दैट इज 1 माइनस PE। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हुआ। और ये तो आपने पढ़ाई होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जैसे कि आपने सेट्स में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो ठीक है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से दोनों तरफ, तो यहाँ आपको एक रिजल्ट मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आपका एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला हो गया जो आपके काम आएगा। और एक और चीज़ आपने पढ़ी है 11th क्लास में, आपने सेट्स में पढ़ा हुआ यहीं पे, डी मॉर्गन्स लॉ, कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A एंड नॉट B का मतलब क्या हुआ, ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A एंड नॉट B। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और इसको मैंने आपको बताया ही था, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और A यूनियन B निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो जो आपका रिजल्ट है उसे 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखने हैं। एक और रिजल्ट है आपका यहाँ पर आपको फिर से मालूम है, बताऊँ मैं आपको, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड नॉट B, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो इसी तरह से आप यदि इसको डिवाइड कर दें किसे, NS से, तो यहाँ पर आपको एक और रिजल्ट मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B, A एंड नॉट B, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और जो हम अभी इसे पहली एक्सरसाइज में पढ़ करके आए हैं कि इफ A एंड B आर म्यूचुअली exclusive event, then
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है 5, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है 0। तो इसको यदि हम कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर दें तो इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से जब डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये, और जब न्यूमरेटर 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0। और यदि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0, इसका मतलब ए एंड बी क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए यदि मैं इस टर्म को, ये वाला टर्म जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू यदि मैं 0 कर दूं तो उस केस में आपका ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। और एग्जॉस्टिव वाला केस जो आपने पढ़ा था उसमें आपको मालूम है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होता था याद करो, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, देखो ए यूनियन बी इक्वल टू, यदि ए एंड बी दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट है तो ये एस हो जाता था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंडीशन क्या थी, यदि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो सिर्फ उस केस में, तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा आपका ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो एन एस अपॉन एन एस की वैल्यू कितनी हुई, तो याद रखें म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है यदि ए एंड बी तो ए यूनियन बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा 1 आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए। पहला रिजल्ट, सबसे ज़्यादा लगने वाला रिजल्ट ये होगा, दूसरा आपका डी मॉर्गन लॉ आपको याद रखना पड़ेगा, और तीसरा ये आपका अच्छा को एक रिजल्ट है जो आपके कई क्वेश्चन में काम आएगा। और यहाँ पर आपको हमने बताया कि ए एंड नॉट बी के लिए पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से आया, ये भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये आपको बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी। और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, तो फिर ए यूनियन बी का फार्मूला होगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 16.3 और देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ बहुत ही आसान लगेंगे आपको यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू, यहाँ पर सैम्पल स्पेस दिया उसने, जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। तो यदि आपको ये सैम्पल स्पेस दिया है तो मैं आपको बताऊं इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए। सपोज करो सैम्पल स्पेस में 2 ही इवेंट हैं, याद करो मैं आपको बताता हूं, एक हेड और एक टेल, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों का सम कितना होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है 1/2। आपने 10th में अच्छे से करे हैं थे क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो हमेशा इन सब का सम कितना होगा 1। और ये भी आपको अच्छी तरह पता है क्लास 10 से कि किसी भी इवेंट की फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया, देखो पहला आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले पार्ट में देखिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट। तो पहला चेक करते हैं, ए में आपका ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 इन सभी की प्रोबेबिलिटी का दिया है, तो इनका सम करके देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7, इन सब का सम कितना होना चाहिए 1। तो यदि ये सारा सम 1 आता है तो, या फिर 0 से और 1 के बीच में यदि आप यहाँ देखेंगे कोई भी वैल्यू, जो किसी भी एक की वैल्यू आप चेक करेंगे तो ये कोई भी एक वैल्यू ये 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, ये चेक करना हमें।
और फिर सभी का जो सम है ये हमारा 1 होना चाहिए। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ही पार्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर इसमें आपको वैल्यू दी है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये 1.1 हो गया, 1.6 हो गया, 1.9 हो गया, और यहाँ तक आपका कितना हुआ 2 हो गया। तो 0.2 और 0.2, 0.4 और 0.6 1, तो ये 1 हो गया। इसका लिए वैलिड असाइनमेंट है। और बी को चेक करते हैं। यहाँ पर सभी आपका 1/7 1/7, देखो इसको इक्वली लाइकली बोलते हैं। इसका मतलब सभी के सभी इक्वली लाइकली हैं। तो यदि ये इक्वली लाइकली हुई तो यहाँ पर इन सब की अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सब सेम आनी चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो देखो इन सब का सम कितना होगा, 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 7/7 बोले तो कितना हो गया 1, यानी ये भी वैलिड असाइनमेंट है। सी को ट्राई करते हैं। और सी में आपका देखिए 0.7 0.6 0.5, तो 0.7 0.6 को ऐड करके देखो ये पहले ही 1 से ज़्यादा हो गया, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। फिर डी को ट्राई करता हूँ देखो। और डी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो पहले वाले में ही जो ω1 और ω5 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। और अभी आप ई को ट्राई करें, देखो ई में क्या है, ई में भी आपको जो ω7 की प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी आपका वैलिड नहीं, यानी कि सी डी एंड ई आर नॉट वैलिड असाइनमेंट, ओनली ए एंड बी आर वैलिड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पर ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल ओकर। जब 2 बार एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो HH HT TH और TT आपके आउटकम होंगे, और ये ऐसा हुआ। और जो ई पूछा वो क्या है, देखो एटलीस्ट 1 टेल ओकर, यानी या तो एक टेल होगा, तो इसमें 2 केस आ जाएंगे, जो HT TH, और एटलीस्ट 1 वाला तो 2 भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आपके 4 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इवेंट आपके 3 हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये वाली होगी आपकी 3/4। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, और फिर दिया है पहला पार्ट 1 में, इसको मैं पार्ट 1 की जो इवेंट इसको मैं ए बोल देता हूँ, पार्ट 2 की इवेंट को मैं नाम बी दे देता हूँ, पार्ट 3 की इवेंट को मैं सी नाम देता हूँ, पार्ट 4 की इवेंट का नाम मैं जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको मैं डी कर देता हूँ, पार्ट 5 वाली इवेंट को डिस्क्राइब करता हूँ ई से। तो फिर मैं ए लिखता हूँ, तो प्राइम नंबर, तो ये आएगा आपका 2 3 और 5। फिर बी ट्राई करते हैं। यहाँ दिया नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 4 5 6। फिर आप सी चेक करेंगे। यहाँ दिया नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। तो यहाँ पे ओनली 1 ही होगा, कि 1 से छोटा नंबर तो होता नहीं है हमारे यहाँ पर डाइस पे। 1 से 6 तक की नंबर हमने लिए हैं, और ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, होता ही नहीं है। और इसके बाद चेक करेंगे आप ई वाला इवेंट, और ये होगा आपका नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो देखिए लेस देन 6 है, यानी 1 2 3 4 5। तो उन्हें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। तो चलिए 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हुआ आपका 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपका है यहाँ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितना है 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई आपका 5। और मैं आपको बता दूं यहाँ से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है हमारा 6। तो प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, आइए। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग ए के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3 अपॉन टोटल
6, इट विल बिकम 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करिए, यहाँ पर आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ट्राई करते हैं, इट विल बिकम 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी देखिए, ये आपका 0/6 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब आप चेक करेंगे तो ये होगा आपका नंबर एलिमेंट इन ई 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 6, ये 5/6 होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द सैंपल स्पेस, ओके। तो अंडरस्टूड है, जब 52 कार्ड हैं हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस हमारे 52 हो जाएंगे। फिर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो मैं आपको बता दूं, टोटल कार्ड 52, इसमें हमारे 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। और यहाँ पर जो ब्लैक है इसमें 2 शूट्स होते हैं, एक होता है आपका स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है आपका, यहाँ पर जब रेड में ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आप एक हार्ट, और दूसरा हो जाएगा आपका डायमंड। तो ये स्पेड हुआ, ये आपका क्लब हुआ, ये हार्ट हुआ, और ये आपका डायमंड। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे होता है। तो ये आपका एस, और जो 11 है ये आपका जैक, फिर क्वीन और फिर किंग। आप जरा देखिए, इसी तरह सभी जगह होंगे। तो ये ब्लैक वाले कितने होंगे, ये स्पेड और क्लब, यानी 13 यहाँ पर होगा, 13 यहाँ पर होगा कार्ड, टोटल 13 यहाँ होगा, यहाँ पे 13 होगा। और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन सैंपल स्पेस, ये हमें मिल गया 52 होते हैं टोटल। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो स्पेड में कितना एस है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज एन स्पेस, स्पेड है आपका किसका, एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज एस ऑफ स्पेड। तो यहाँ पर देखिए स्पेड के केस में क्या होगा, कितने एस है आपका, स्पेड में आपका 1 है, और यहाँ पर आपका 1 अपॉन कितना टोटल 52 आंसर आएगा। और जब सी पार्ट लेंगे तो उसमें 2 केस बना रखे, देखो उन्होंने। पहले केस में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज एस, तो टोटल एस कितने हैं हमारे 1 2 3 4, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं किया है तो कोई सा भी हो सकता है। तो टोटल है 4/52, ये कैंसिल होगा आपका 1/13 आएगा। 10th क्लास के क्वेश्चन है सभी। और अभी सेकंड पार्ट में पूछा है कि ब्लैक कार्ड, तो यदि ब्लैक कार्ड होगा तो जरा ध्यान से देखो, ब्लैक कार्ड कितने हैं 13 और 13, ये सारे ब्लैक हैं, देखो ये 26, और रेड कितने हैं, ये भी आपके 26, तो हमें ब्लैक कार्ड मिलेंगे 26, और टोटल कितने हैं हमारे 52, तो ये आंसर है आपका 1/2। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको दिया है ए फेयर कॉइन with mark 1 on one face and 6 on other। एक कॉइन है जिसके एक फेस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे इसका 6 लिखा हुआ है। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। और उन्होंने बोला है एंड ए फेयर डाइस बोथ आर टॉस्ट। तो ये तो आपका कॉइन था, और यहाँ पर डाइस देखिए जरा, ये 1 2 3 4 5 6, ये इसका डाइस का सैंपल स्पेस हो जाएगा। बल्कि मैं कहना चाहिए मेरे को, अभी मैं सैंपल स्पेस लिख ही नहीं रहा ना, उन्होंने पूछा क्या ये नहीं पता अभी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 and 12। तो देखो क्या हो सकता है,
जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या आएगा, सैंपल स्पेस में आपका 1 हो सकता है, फिर 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है और दूसरा आपका 1 6 हो सकता है। और इस तरह दूसरा वाला कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा आपका, ये तो इसके साथ है 1 के साथ, 6 के साथ क्या होगा, 6 1 हो सकता है, 6 2 आ सकता है इसके साथ में, फिर 6 के साथ 3 आ सकता है डाइस के ऊपर, 6 के साथ आपका 4 आ सकता है, इस तरह 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। अब उन्होंने क्या पूछा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, तो ये आपके पास 12 हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने, टोटल सम इज 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कितना है 3, तो उसके लिए देखिए 3 के लिए आपका 1 केस है ओनली, तो 1/12 आंसर होगा। एंड दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 12, तो यदि आप सम इज 12 को चेक करेंगे तो यहाँ भी आप देखिए ये आपका ओनली 1 केस है जिसमें दोनों का सम 12 आएगा, तो ये भी आपका 1/12। तो इस तरह से ये आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये था आपका पार्ट 1 और ये था पार्ट 2। और चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा, देयर आर 4 men and 6 women ऑन ए सिटी काउंसिल, द one council member is selected from the committee at random, how likely is that is a woman? ओके, तो वुमेन एंड मैन, वुमेन कितने हैं आपके 4 और 6 वुमेन, 4 मैन है, तो वुमेन है 6 और मैन है आपके 4। तो आप देखें यहाँ पर टोटल कितना हुआ, टोटल हुए आपके 6 + 4 = 10। अब उन्होंने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिव वुमेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वुमेन कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ वुमेन कितना है 6, फेवरेबल तो 6 हो गया, टोटल कितने हो गए आपके 10, तो यह होगा आपका 3 और ये 5, तो आंसर आएगा आपका 3/5। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था 10th क्लास की तरह। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड and lose ₹1.5 for each tail that turn up. From the sample space, calculate how many different amount of money you can have after 4 toss and probability of having each of these amounts. Okay? ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। एक कॉइन है उसको 4 टाइम टॉस किया गया है, और जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 और इसको हमने कॉइन को टॉस किया है हमारा 4 टाइम, तो 2⁴ इक्वल टू कितना होगा आपका नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस 16। तो देखो मैं करता हूँ हेड 16/2 करेंगे तो आपका 8 आएगा, तो 8 हेड 8 टेल करो पहले, हेड 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 हेड, फिर से हेड 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 हेड, और थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हेड 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 हेड, और फिर अगला हेड 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 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको लिखेंगे टेल 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 टेल, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आपका 4 आ गया, तो 4 टाइम हेड और फिर 4 टाइम टेल, फिर 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल। अभी नेक्स्ट फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये 2 हो गया, यानी 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, अगेन 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर डिवाइड बाय 2 कीजिए, 1 आएगी, यानी कि 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। चलिए चेक करते हैं, तो पहले करते हैं हम लोग 3 हेड, शुरू करते हैं 4 हेड 0 टेल, फिर 3 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड, नेक्स्ट कैसा आएगा 3 टेल,
फिर 0 हेड 4 टेल, तो ये कॉम्बिनेशन है। और ये नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा। ये आपका हुआ 1 हेड 0 टेल वाले कितने केस हैं? 4 हेड 0 टेल, तो ये आपका 1 केस है। यदि मैं नंबर ऑफ केसेस यहाँ लिख दूँ, नंबर ऑफ केसेस ऐसे लिखता हूँ, तो ये आपका 1 केस है, देख सकते हो, ये हो गया आपका। अभी आगे बढ़ता हूँ, तो 3 हेड 1 टेल, 3 हेड वाला केस देखो आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए। फिर 3 हेड वाला और कोई है, एक ये रहा 3 हेड, और एक ये रहा आपका 3 हेड। इसमें आपके 4 केसेस हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 हेड 2 टेल वाला चेक करते हैं। 2 हेड 2 टेल में आपका देखो, ये रहा 2 हेड 2 टेल, ये रहा 2 हेड 2 टेल। फिर इसके बाद 2 हेड 2 टेल यहाँ भी है, और 2 हेड 2 टेल यहाँ भी है, 2 हेड 2 टेल यहाँ भी है, 2 हेड और 2 टेल एक यहाँ भी है। तो कितने केस हुए? 1 2 3 4 5 6 केसेस। 1 हेड 3 टेल वाले चेक करते हैं। तो 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 3 टेल, और एक और केस है यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, ये आपके 4 केसेस। और 0 हेड के साथ में 4 टेल, ये आपका 1 केस हुआ। अब जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ द मनी यू कैन हैव, तो देखिए जो हेड के साथ है 1 रुपी उसको विन करना है, और जो टेल है उस पर आपको 1.5 रुपी लॉस करना है। तो अमाउंट इन रुपीज़, पहला यहाँ पर विन किया 4 टाइम, तो ये 4 हो गया। और यहाँ पर 3 माइनस 1.5, ये 1.5 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 माइनस 3, ये -1 हो गया। इधर देखेंगे आप लोग, -1 का मतलब यूज़, और प्लस का मतलब है आपका गेन। और फिर यहाँ पर 1 और 3, ये इधर हो जाएगा आपका 1.5, 1.5, 1.5, 4.5, और यहाँ लेके 1 हमारा ऐड हो गया, तो माइनस का 4.5 प्लस का 1, तो माइनस के 3.5। और इधर चेक करेंगे तो ये आपका माइनस का 6 प्लस का 0, यानी माइनस का 6। अब जो प्रोबेबिलिटी पूछी उन्होंने, यहाँ पर चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ कितने रुपीज़ का? ₹4। फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ रुपीज़ कितना है, देखो नेक्स्ट केस 1.5। फिर नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन या लॉस, हो गया लॉस, ऑफ रुपीज़ कितना 1। फिर नेक्स्ट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ रुपीज़ 3.5, 0 लिखेंगे इसको इस तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ रुपीज़, ये होगा आपका 6.00। आइए वैल्यू चेक करते हैं। इसे भी हमें ऐसे लिखना चाहिए, और इसे भी हमें ऐसे लिखना चाहिए। तो पहला केस, इसमें हमारा कितने केस हैं? 1 फेवरेबल है। टोटल कितने आपको मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल, जो 2⁴ में हमने शुरू में बताया था आपको। तो पहला केस 1/16, दूसरे केस में क्या है आपका 4/16, तीसरा केस क्या है आपका 6/16, नेक्स्ट केस इज 4/16, और लास्ट केस इज 1/16, जिसको मैं शॉर्ट करके लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/8, ये 3/8, इधर चले जाएंगे तो फिर ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 1/4। तो आंसर इज 1/16, 1/4, 3/8, 1/4 और 1/16। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और स्टूडेंट अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको दिया गया है टू टॉस 3 कॉइन्स, और
जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो एक बार टॉस करने का 2 आता है, तो 2⁻³ आपका 8 आउटकम आएगा, डिवाइड बाय 2 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पर आपका 4 आया तो 4 के साथ क्या लोगे, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, डिवाइड बाय 2 कीजिएगा, ये आपका 2 आया, फिर क्या करेंगे 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 1 तक जाना होता है, 1 आ गया हमारा, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो आपके ये कॉम्बिनेशन बने, देखो जो सैंपल स्पेस है ये आपका सामने है, एक ये वाले टोटल केस हुए। और अभी उन्होंने पूछा है जो पार्ट पूछे, देखिए 9 पार्ट पूछ रखे हैं यहाँ पर, और मैं इनको बिना देखे बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9th पार्ट। जो इसमें इवेंट उसने डिस्क्राइब किया मैं उसको ए नाम दे रहा हूँ, बी वाले को नाम मैं बी दे रहा हूँ, थर्ड वाले को मैं सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच और यहाँ पर मैं जे दे रहा हूँ। तो अभी जो हमसे पूछा है ये इन्हीं इवेंट की सबकी प्रोबेबिलिटी पूछी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना है, ये आपका 8 है, 2⁻3। और फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेक करेंगे। देखो ये जो आपको डिस्क्राइब किया है ये दिया यहाँ पर, देखो 3 हेड्स, और 3 हेड के कितने केस हैं हमारे पास, ओनली 1 केस, तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी इवेंट को डिस्क्राइब किया यहाँ पर 2 हेड, तो 2 हेड में देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 केस हैं, तो 3/8 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में देखिए यहाँ दिया उन्होंने एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 2 तो आपके हैं ही, 1 2 3 केस, और इसमें इन्होंने ये 3 हेड वाला केस भी ले लिया, तो कितना हुआ आपका 4/8, जो कि शोर्ट होकर आपका 1/2 आता है। अभी आप फोर्थ पार्ट देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके फोर्थ पार्ट में जो दी है आपको एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब आपको 2 हेड वाले तो लेने ही है, 3 वाला नहीं लेना है, और इसको छोड़ के बाकी सारे, क्योंकि इसमें 0 वाला भी केस आ जाता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो 7/8। और अभी फिफ्थ पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये डिस्क्राइब किया आपको ई नो हेड का मतलब आपका कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, यानी ऑल 3 टेल, तो ये आपका 1/8 हुआ। और अभी सिक्स्थ पार्ट देखेंगे, यहाँ दिया है 3 टेल्स, तो यदि मैं नो हेड कहूँ तो भी 3 टेल ही है, और यदि मैं 3 टेल कहूँ तब भी 3 टेल ही है, तो इसको मैंने एफ नाम दिया है, ये भी आपका 1/8 है, ये दोनों सेम इवेंट है। और नेक्स्ट ये जो एग्जैक्टली 2 टेल, ये आपका 7th पार्ट, इसमें हमने क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये है आपका एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब आपका ये वाला केस है, ये वाला केस है, और ये वाला केस यानी 3, तो ये 3/8। और अभी हम चलते हैं 8th पार्ट पे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है, और एच की वैल्यू यहाँ पे दी है आपको नो टेल, यहाँ पर टेल नहीं होना, तो जो आपको नो टेल बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला केस आ जाता है, देखो ना 1 टेल, ना 2 टेल, ना 3 टेल, कोई भी टेल नहीं होना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा नो टेल का मतलब ऑल 3 हेड होना चाहिए, तो आपका 1/8 हुआ। और मैं बताऊँ ये और ये इवेंट आपकी दोनों सेम हो गई। और अभी आपका 9th वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या नाम दिया था हमने, जे, और इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्क्राइब क्या किया देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एटमोस्ट 2 टेल, और एटमोस्ट 2 टेल में कितना आएगा, आप देखिए वहाँ पे दिख रहा है आपको सैंपल स्पेस में, ये 2 वाला केस भी आ गया, फिर 1 वाला केस भी और 0 वाला भी, तो 2 वाले केस कितने आपके 3, 1 वाले केस कितने, ये भी 3 है, और 0 वाला 1 तो कितने हो गए 7, तो ये आपका हो गया 7/8। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 9, और यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कितना दिया गया है 2/11, और पूछा है नोट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए
ये वैल्यू हो जाएगी देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिखोगे 1 माइनस 2 बाई 11, 11 बन जाए 11 माइनस 2 9 बाई 11। तो ये आपका क्वेश्चन 9 था। और अभी 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देगा लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, एसेसिनेशन। फिर क्या हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लेटर इज ए वोवेल और कॉन्सोनेंट। पहले मैं वोवेल चेक करता हूँ इसमें कितने हैं। ASSASSINATION, ठीक है। तो वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स, तो वोवेल्स कितने हैं यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ वोवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6, कोई बचा तो नहीं है देखो, 1 2 3 4 5 6। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल कितने हैं, टोटल लेटर जो है आपके कितने हो गए, 13 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स देखता हूं मैं, तो ये होगा आपका 6/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेटर कॉन्सोनेंट्स क्या होगा आपका, ये होगा आपका 7/13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पर आपके पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेटर इज ए वोवेल एंड लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है इन ए लॉटरी a person chooses 6 different natural numbers at random 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he win the prize. What is the probability of winning the prize in the game? Okay, तो 1 2 3 4 इस तरह से आपका 20 तक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11। और 6 नंबर चूज करने, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 6 नंबर्स आउट ऑफ 20, दैट इज 20C6 कितना होगा, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 14 फैक्टोरियल। इसे लिखेंगे आप 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल ओवर 14 फैक्टोरियल, तो ये है। 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ फैक्टर बराबर होते हैं अक्सर। तो स्टार्ट करते हैं, 5 4 जा 20 कैंसिल हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो 6 3 जा 18 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से आप कैंसिल कर देना इसको 16 को, ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये हुआ 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15। तो 8 और 15 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा देखो ये 120 हो जाएगा। और 17 और 19 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये होगा देखो 19 और ये आपका 17, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा आपका 17 9 जा 153, 15 कैरी ऑन हो गया। और 17 1 जा 17 और 15 ये 32 हो गया। और अभी आप देखेंगे तो 120 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम 0 तो डायरेक्ट रख लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 जा 36
और 12 2 जा 24 एंड 3 27, और अभी 2 कैरी ऑन हो जाएगा, 12 3 जा 36 एंड 2 38। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू चूज 6 फिक्स्ड नंबर्स जो पहले से मालूम है, तो दैट इज इक्वल टू 1, और देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना होगा, ये फेवरेबल तो एक ही होगा उसमें से, और टोटल कितने हैं 38760। तो दिस विल बी योर आंसर। आपकी समझ में आया होगा अच्छे से कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है उसके आने पे विन होगा। उन्होंने बोला ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो 1/38760। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फाइंड चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पी की वैल्यू दी गई है 0.5, पी बी की वैल्यू है 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.6। अब एक चीज़ जो नोटिस करने वाली होती है वो ये है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें वे कॉमन एलिमेंट आते हैं जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पी ए जो होता है इट शुड बी ग्रेटर देन पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड पी बी भी ग्रेटर देन पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन वाला केस है इन दोनों में से। तो यहाँ पर ये जो बट हेयर पी एज लेस देन पी ए इंटरसेक्शन बी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हुआ, और इसमें आपको सेकंड पार्ट भी दिया गया है। देखो इसमें दिया है पी ए का वैल्यू, सेकंड पार्ट में पी ए दिया गया है 0.5, पी बी दिया गया है 0.4 और पी ए यूनियन बी ये 0.8। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए जो पी ए की वैल्यू है दैट इज आल्सो लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी, और जो पी बी की वैल्यू है ये भी लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी होनी चाहिए। तो इस केस में अभी देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू 0.8 है, और यहाँ पर 0.5 भी लेस देन 0.8 है, 0.4 भी लेस देन 0.8 है। तो ये केस हमारा क्या पूछा हमने, पॉसिबल पूछा था, किस तरह बोला था, कंसिस्टेंटली। तो ये आपका कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। और अभी हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है। तो देखिए मैं पहले आपका टेबल लिख देता हूँ और फिर उसके बाद वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पर जो टेबल आपको दिया गया है 13 क्वेश्चन में ये पी ए है, ये पी बी है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी है, ये पी ए यूनियन बी है। ये वैल्यू आपका 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ देखें ये 1/3 है, ये 1/5 है, ये 1/15 है। ये आपको कैलकुलेट करना है। इधर 1 डेसिमल में दिया है 0.35 है, ये कैलकुलेट करना है। ये 0.25 है,
ये 0.6, इधर देखेंगे तो ये 0.5 है, 0.35 है, ये कैलकुलेट करना है, ये 0.7, इसको मैं 0 लगा लेता हूँ यहाँ पर, बेटर रहेगा, डेसिमल के 2 प्लेस में कंफ्यूज नहीं होगा। अब तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए यूनियन बी, ये है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है फॉर्मूला, आपका मालूम है। तो पार्ट 1 के लिए ट्राई करता हूँ। पहले देखिए, पी ए यूनियन बी निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका 1/3 है, ये 1/5 है, और ये माइनस के 1/15। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले 15, और देखिए यहाँ पर ये 3 5 जा 5 3 जा -1, तो 5 3 8 -1 7/15, पहला आंसर हुआ। देखो सेकंड पार्ट, मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा। देखो ध्यान से, फिर से हर एक जगह मैं इसी फॉर्मूले में ध्यान वैल्यू रखते चलूँगा। तो सेकंड पार्ट में देख रहा हूँ ये 0.60 इक्वल टू, यहाँ लेंगे हम लोग 0.35 प्लस पी बी माइनस, और ये होगा 0.25। तो 0.35 माइनस 25 कितना होगा, 0.10 प्लस पी बी। तो देखो यहाँ से आपको ये 0.60 था, देखो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी 0.60 माइनस 0.10, दैट इक्वल 0.50। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर इसी फॉर्मूले में वैल्यू फिर से रख रहा हूँ। ये देखो दिया है 0.7, 0 मैं अपने पास से ले रहा हूँ लास्ट में 0 लगाने के लिए। जो आप आंसर देखेंगे तो 0.5 मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका 0.50 प्लस 0.35 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हुआ आपका 0.85, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 0.85 माइनस 0.7, दैट्स इक्वल टू 0.15। तो स्टूडेंट ये थे आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अभी 14th क्वेश्चन देखते हैं। इधर दिया उसने पी ए की वैल्यू 3/5। आइए 14th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पी ए दिया गया है 3/5, पी बी का वैल्यू है 1/5, और पी ए और बी का मतलब ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी यदि एक्सक्लूसिव होता है तो उसकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो देयरफॉर पी ए यूनियन बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी में इसको जब आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5 प्लस 1/5, दैट्स इक्वल टू 4/5। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है आपको, इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी 1/4 पी एफ 1/2, ई एंड एफ, पी ई एंड एफ का मतलब इंटरसेक्शन दिया है 1/8, फाइंड पी ई और एफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पी ई दिया गया है, वैल्यू कितनी है 1/4, पी एफ दिया गया है, इसकी वैल्यू है 1/2, पी ई एंड एफ मीन्स इंटरसेक्शन ये 1/8 दिया गया है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है पी ई और एफ, ई और एफ, बिल्कुल ठीक है। ई और एफ का मतलब यूनियन हो जाएगा आपका पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 8, ये 2 जा, ये 4 जा, -1, 2 4 6 -1 5, आई 8 आंसर होगा। सेकंड पार्ट में देखिएगा उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है नॉट ई नॉट एफ, पी नॉट ई का मतलब ई डैश एंड नॉट एफ का मतलब एफ डैश। तो क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा P ऑफ, और इसको क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ लगाइए, ये E यूनियन F का डैश हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और ये 1 माइनस वैल्यू ये हमारे पास ऑलरेडी है, देखो 5/8, तो 8 1 जा 8, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/8 आंसर आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो E एंड F आर इवेंट सच दैट P नॉट E नॉट F की वैल्यू 16th में देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर E एंड नॉट F, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 0.25, ओके। फिर उसने बोला है स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, यहाँ पे और दिया है, और का मतलब यूनियन, तो इम्प्लाइज शोल्ड करते हैं यहाँ पर, डी मॉर्गन लॉ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे E डैश यूनियन F डैश को क्या कहेंगे, E इंटरसेक्शन F का डैश, तो इम्प्लाई P ऑफ देयरफॉर लिख देते हैं P E इंटरसेक्शन F का डैश 0.25, देयरफॉर इसे लिखेंगे 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F, इसकी वैल्यू होती है दैट इक्वल 0.25, आपको P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे करेंगे, P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हो जाएगी 0.25 माइनस 1 दैट इक्वल टू माइनस के 0.75, और ये आपका था P E इंटरसेक्शन F, तो यहाँ से आपको P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू मिल गई, एंड दैट्स इक्वल टू कितनी, 0.75। कमेंट करेंगे हम लोग, सिंस P इंटरसेक्शन F is not equal to 0, therefore E and F are not mutually exclusive, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है A एंड B आर इवेंट्स सच दैट PA की वैल्यू 0.42, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, PA का वैल्यू दिया है आपका 0.42, फिर PB का वैल्यू दिया है आपका 0.48, फिर दिया आपको PA एंड B, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, इसके वाले 0.16, और फाइंड करना है पहला P नॉट A फाइंड करने का है, P नॉट A मतलब A डैश की वैल्यू, तो 1 माइनस PA दैट्स इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस 0.42 दैट्स इक्वल टू 0.58, पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया आपको नॉट B, तो नॉट B का मतलब होगा 1 माइनस PB, और ये वैल्यू चली जाएगी देखो आपकी 1 माइनस 0.48, तो 0.52 हो जाएगा ये। फिर आपसे पूछा है A और B, थर्ड वन PA और B, और का मतलब यूनियन, PA यूनियन B, ये होता है आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए ये हो जाएगा आपका A 0.42, B 0.48 माइनस 0.16, और ये होगा आपका 0.9 माइनस 0.16, तो ये 0.74। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको दिया गया है इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% स्टडी both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics और biology. तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं सिंबल यूज करूँ M फॉर मैथमेटिक्स और B फॉर बायोलॉजी, तो probability of a student is studying
मैथमेटिक्स क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, देखो तो कितना होगा 40%, तो 40%, 40%, तो ये आपका हो गया कितना 2/5, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 से 2 टू जा 4, 2 5 जा 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एम और बी को आपको पहले डिफाइन करना होगा। और क्या दिया बायोलॉजी में 30%, 40 स्कूल 40% स्टडी में मैथमेटिक्स, 30% बायोलॉजी, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30%, तो ये आपका 3/10 हो गया। देखो अब नेक्स्ट उसने बोला है कि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी यानी कि एम इंटरसेक्शन बी, जो दोनों को पढ़ रहे हैं वे कितने हैं, ये उन्होंने दिया है 10%, 10%, यदि 10% तो कैंसिल करेंगे, ये आपका 1/10 आ गया। अब उन्होंने पूछा है इफ़ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, देयरफॉर पी एम और मीन्स यूनियन, एम यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू रख दीजिए 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10, एलसीएम लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 4 3 7 माइनस 1 6/10, तो आपका आंसर आता है कितना, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों 3 और 5 से, तो 3/5, दिट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18th, और अभी हम 19th देखेंगे। और यहाँ पर आपको दिया गया है 19th क्वेश्चन में, इन एन एंट्रेंस एग्जाम that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and probability of passing second examination is 0.7. Probability of passing at least one of them यानी either this or that or both, यानी और वाला केस हो गया, फर्स्ट और सेकंड और बोथ, तो पासिंग द बोथ यानी फर्स्ट एंड सेकंड का केस पूछा है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो F4 फर्स्ट बोल देता हूँ मैं, ये फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए दिया स्टैंडर्ड किया हमने, और जो ऐसे ही आपका सेकंड एग्ज़ाम के लिए पासिंग होने के लिए, तो इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, देखो 0.8 दिया गया है, 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एग्जाम में पास होने का ये कितना दिया आपको 0.7, और फिर बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ही चाहे तो एक में है या दोनों में भी हो सकता है, यानी और वाला आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F और S, तो ये कितना है 0.95, और आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड S बोथ का मतलब दोनों में पास, ये आपसे पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एफ इंटरसेक्शन यूनियन एफ का आपके पास फार्मूला है, एफ यूनियन एस का आपके पास फार्मूला है, ये पी एफ होता है प्लस पी एस होगा और फिर माइनस पी एफ इंटरसेक्शन एस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0.8 है आपका, ये 0.7 है, और ये माइनस का 0. नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है, पी एफ इंटरसेक्शन ऐसे ही रखना पड़ेगा। हाँ, ये आपके पास है 0.95, तो चलिए इसे हम ऐड करेंगे दोनों को, तो ये जब दोनों करेंगे तो ये 1.50 हो जाएगा, ये 80 इसको 70 कर लूँ तो, और माइनस पी क्या, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो पी एफ इंटरसेक्शन एस को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, और 0.95 राइट में जाकर 0. ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 0.55। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पी एफ इंटरसेक्शन एस, ये मालूम है आपको, एफ मीन्स स्टूडेंट इज पासिंग इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, स्टूडेंट इज पासिंग इन सेकंड एग्जामिनेशन, और ये वैल्यू 0.55 आएगी। तो अभी आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था, और अभी हम लोग
20th क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी कर लेंगे हम लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर 0.1, बोथ के लिए 0.5 दिया, नीदर के लिए 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75, फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लेट ई स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टूडेंट इज पास्ड इन कितने में, इंग्लिश एग्जाम, और एच स्टैंड फॉर स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एग्जाम। तो पूरा ही कर देता हूँ, स्टूडेंट पास्ड। चलिए अभी आप देखेंगे कि पी ऑफ ई, हमें क्वांटिटी की ज़रूरत थी तो उसमें पी ऑफ ई उन्होंने दिया है, यस ये दिया उसने 0.75। फिर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, तो पासिंग इन बोथ ये भी उसने दिया है 0.5। और फिर उन्होंने दिया पी ऑफ नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ये दिया है नाइदर इंग्लिश इज नॉर हिंदी 0.1। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखो, इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मॉर्गन लॉ ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ये आपका ये आएगा 0.1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एच, और इसकी वैल्यू 0.1 दे रखी है। तो यहाँ से आपको पी ई यूनियन एच मिलेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी, कितना हुआ यहाँ पे 0.1 माइनस 1, ये 0.9 हो जाएगा नेगेटिव का, और इस नेगेटिव को हटा देंगे हम लोग, इम्प्लाइज पी ई यूनियन एच इक्वल टू 0.9। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम यूज करते हैं, तो यूजिंग, यहाँ ले आता हूँ मैं, using P E union H equal to P E plus P H माइनस P E इंटरसेक्शन H। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो P E की वैल्यू गिवन है 0.75, P H कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन H आपको दिया हुआ है 0.5, और ये 0.9 हमने कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आएगी 0.9 इक्वल टू, और 0.75 माइनस 0.5 तो 0.25 हो गया, प्लस पी एच, तो यहाँ पर पी एच की वैल्यू आ गई, देखो 0.9 माइनस 0.25, और ये वैल्यू आ गई, इम्प्लाइज पी ऑफ एच इक्वल टू 0.9 माइनस 0.25 0.65। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, और अभी 21st क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both. If one of these student is selected at random, find the probability that यहाँ पर 3 पार्ट पूछे गए हैं। देखो, पहला स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर NSS, एंड स्टूडेंट हैज ऑप्ट NSS बट नॉट NCC। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत बार, तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो लेट as be the event that student is opted for NSS and C be the event that student is opted for NCC। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आपके
60 है और 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी कितना हो जाएगा 30/60 दैट्स इक्वल टू 1/2। चलिए सारे को 60 में सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस ये होगा 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस है तो ये 32/60 हो जाएगा। फिर आगे और दिया है कि 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लेंगे सी इंटरसेक्शन एस, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 24/60। अब क्वेश्चन पूछने उसने शुरू किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड एनएसएस दोनों के लिए आइदर दिस और दैट, तो यूनियन आ जाएगा किसके अंदर सी यूनियन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एनसीसी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। ये सी का वैल्यू कितना आया था आपका देखो 30/60, इधर देखेंगे तो आपका आएगा 32/60 और ये हुआ माइनस आपका 24/60। कैलकुलेट करते हैं 30 और नीचे सबका 60 आएगा ही, चलो छोड़ दीजिए। ऊपर देखिए 30 है सबका 32 - 24 करता हूँ सिंपली। 32 - 24 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और उस 8 को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 38 हो जाएगा। दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये आएगा आपका 19/30। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हुआ। और अभी हम लोग सेकंड पार्ट चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा है सेकंड में, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एसएस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एनसीसी एंड नॉट एनएसएस, तो ये होता है देखिए आपका, यदि मैं डी मॉर्गन लॉ लगाऊं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस का डैश हो जाएगा। फिर मैं क्या होगा ये 1 माइनस पी ऑफ सी यूनियन एस हो जाएगा। सी यूनियन एस की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, दैट विल बी 1 माइनस 19/30, तो 30 माइनस 30 माइनस 19 ये आपका 11 हो गया अपॉन 30। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ स्टूडेंट। और थर्ड पार्ट देखिएगा अभी यहाँ पर उन्होंने पूछा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड सी नॉट, एस एंड नॉट सी, तो एस इंटरसेक्शन सी डैश। और इसको हम कैसे करते थे याद करो, हमने आपको फॉर्मूला दिया था, ये था पी एस माइनस पी जो दोनों में कॉमन उसे हटा दीजिए, यानी कि सी इंटरसेक्शन एस। तो पी एस की वैल्यू कितनी थी वो देखेंगे आप लोग, ये दिया है 32/60 माइनस और इंटरसेक्शन की 24, तो 24/60 सोल्ड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/60 और अभी दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे 4 से, 4 2 जार 4 15 जार, तो ये 2/15। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट होती है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और इस का मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये करने के लिए बहुत आसान है। तो मार्क्स स्कोरिंग एक्सरसाइज है, उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर।